जहाज इस वक्त खत्ते में मौजूद पूरा है, एसेट मौजूद तो है पूरे ना, तैयारियों के सिस्टम वहाँ साथ। पर तो जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक सफ़ीर हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं और ज़ाहिर है बात मुकम्मल हो जाए उसके बाद ही तज़किरा कर सकते हैं। जमील साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब ज़रा ये बताइएगा, सदफ़ और मैं इस बारे पे बात कर रहे हैं। सदफ़ ये समझती हैं कि नी जर्क नॉर्मली इसराइल का रिएक्शन होता है और वो फ़ौरन रिएक्ट करता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस मामले में वो पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि लिए अब उसके लिए ओपन प्लेइंग फील्ड है। अमेरिका वहाँ पर जाकर अपनी फील्डिंग बिठा चुका है और ऐसा नहीं है कि इसराइल हमला नहीं करेगा, लेकिन वो अपने टाइम के हिसाब से हमला करेगा। आपका नुक्ता नज़र क्या है इस पर? जी, तारीख गवाह है कि इजराइल बड़े मंसूबाबंदी के साथ वो अपने अज़ाइम की तकमील के लिए जद्दोजहद और मुसलसल कार्रवाइयाँ करता जाता है, चाहे उसमें इंटरनेशनल क़वानीन की धज्जियाँ उड़ जाएं, चाहे उसमें खून की नदियाँ बह जाएं। ये 1897 में जब बुनियाद रखी गई ज़ायोनिज़्म की, उधर उन्होंने मंसूबा बनाया कि अलहदा सल्तनत होनी चाहिए, तो उन्होंने 48 में बनाया, तकरीबन 25,000 अफराद का खून बहाकर और तकरीबन 550 बस्तियों को, शहरों को मिसमार करके, फ़लस्तीनियों को उनको धक्का देके एक छोटी सी जगह में उनको धक्का दिया, अपनी ज़मीन से बेदखल करके। फिर आप देखें कि पिछले 1 साल से तकरीबन गाज़ा में क्या हो रहा है, और फिर 67 में क्या किया, 1967 में, कि जहां फ़लस्तीनियों को 48 में धक्का दे के आगे किया था, तो उसके बाद 67 में मजीद ज़मीनें कब्जा कर ली। तो ये नी जर्क नहीं, बल्कि ये ग्रेटर इजराइल का एक मंसूबा है, जिसके तहत न सिर्फ ज़मीनें कब्जा की जाएं, बल्कि अपने ताकत के बलबूते पर, अपने साथियों के बलबूते पर, अमेरिका और उसके लेकिन डॉक्टर एलाइज जमील के साहब, बलबूते पर, जिस अमन को बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये तय हुआ था, फिर अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम, बहुत कुछ हुआ और अब वॉर के बड़े डिफरेंट तरीके हो गए हैं। ग्रेटर इसराइल की जब बात की जाती है, अगर फ़र्ज़ करें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसराइल कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन देगा ईरान की तरफ, ये मामला दुनिया को कहाँ ले जाके धकेल देगा? क्या ये इस वक्त दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, जो G7 ममालिक हैं, क्या उनके लिए ये मैटर नहीं है इम्पॉर्टेंट कि भाई आपने इतनी तरक्की की है, इतनी डेवलपमेंट की, आगे बढ़ने की ख्वाहिश है, ऐसे में दुनिया पीछे चली जाए बिकॉज इसराइल की ख्वाहिशें पूरी हों? पूरा वेस्ट, खासतौर पे उनके हुक्मरान, वो इजराइल के पीछे खड़े हैं। उनके आबादी तबाही दरबे भी दिल कर रखने दे वाली इसराइल वो पूरी सड़कों दुनिया पर की। आ जाती है। जी जी जी, आप सुन लीजिए। उसमें फिर ये है सिलसिला इसका कि दुनिया को इस वक्त फिक्र पड़ी हुई है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के दहाने पर खड़ा हुआ है, क्योंकि 65% उन्होंने अपनी अब इनरिचमेंट कर ली है ठीक। यूरेनियम की। और इसलिए वेस्ट समझता ये है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आ गया, तो वो उसके लिए ज़्यादा खतरनाक है बनिस्बत इसके कि इजराइल का साथ देते हुए ईरान को ज़ेर कर लिया जाए, जो ठीक कि है। मुश्किल नज़र आता है। तो आपने देख लिया कि जो मिसाइल दागे हैं ईरान ने, आपने अपने इंट्रो में बताया कि पहले से ज़्यादा वो मुज़र मिसाइल थे, और उन्होंने, ईरान ने डिप्लोमेटिक नाम्स और इंटरनेशनल नाम्स के अंदर रहते हुए उन्होंने ये मिसाइल दागे हैं। ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत हक था ईरान का कि अपने वो दिफा का। जवाब दे इस्माइल हानिया के सिलसिले में अपने दफा का। अच्छा इस सर। आर्टिकल 51 के तहत उन्होंने सिर्फ मिलिट्री टारगेट बनाया को हदफ बनाया है, सिविलियन टारगेट्स को नहीं हदफ बनाया अच्छा है। सर, एक चीज़ जी फरमाइएगा, एक चीज़ फरमाइएगा, इसमें दो चीज़ें हैं अभी। एक तो ये है कि जो ज़राए के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि जो रहबर आला हैं ईरान के, वो कंसर्नड हैं इस हवाले से, जो इसराइली मुदाखलत है आला तरीन हुकूमती और फ़ौजी ओहदों पर। हिज़्बुल्लाह के सरबराह को उन्होंने वार्न किया था कि हिज़्बुल्लाह के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसराइली मफादात के लिए काम कर रहे हैं और वो उनकी लोकेशन दे सकते हैं। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? इस्माइल हानिया साहब की जिस तरह से शहादत हुई, जिस तरीके से करीब तरीन इलाके में, महफूज तरीन इलाके में उनकी लोकेशन का पता चला और उनको ट्रेस करके टारगेट किया गया, और क्या ये पहलू भी काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है जिसके ऊपर फोकस करना होगा ईरान को कि अपने अंदर मौजूद ऐसे लोगों की निशानदेही करे जो कि
इसराइली कारकुन हो सकते हैं या मोसाद के कारिंदे हो सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको लगता ये है कि अब इसराइल हमला करते हुए सोचेगा, क्योंकि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम था उसके अंदर हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते थे, लेकिन अब तो क्रूज़ मिसाइल्स भी ऐसे हैं जो कि अल-फतह का नाम लिया जा रहा है, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि वो तो 400 सेकंड में वहाँ तक पहुँच गया इसराइल तक, और वो उसे रोकने में भी कामयाब नहीं हुआ। तो ये भी बड़ा कंसर्न होगा इसराइल के लिए, दोनों पहलुओं की अगर बात करें तो। जी हाँ, पहले पहलू की बात कर लेते हैं। ये मीर जाफर तो हर दौर में तारीख गवाह होते हैं, लेकिन ईरान का बहुत मरबूत और मजबूत निज़ाम है। वो उसकी उन्होंने खोज भी लगा ली और आगे अब मेजर ले सकते हैं, क्योंकि मसाद बिल्कुल बहुत फ़ाल है पूरी दुनिया में, और उसको काउंटर करने के लिए अपने आप को, ईरान को और बाकी ममालिक को बाकायदा अपग्रेड करना पड़ता है। तो वो मैं समझता हूँ कि ईरान के पास वो सलाहियत है कि वो अपग्रेड कर लेगा। इक्का दुक्का मीर जाफर चाहे वो दुनिया का कोई हिस्सा भी हो सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके दूसरे पहलू पर, जो आपका दूसरा सवाल है, क्रूज मिसाइल। ईरान के पास जितनी उन्होंने अपनी सलाहियत और ताकत हासिल कर ली है अपने दोस्त ममालिक से मिलकर, रशिया हो गया और चाइना, खैर बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये बहरहाल ईरान का इंटरेस्ट अब जो ग्लोबल वेस्ट है उससे हटकर अब ग्लोबल ईस्ट की तरफ आ गया है, और उसमें ये शंघाई कोऑपरेशन के मुखालिफ ईरान एक बड़े कलीद किरदार। अब इधर से एक और सवाल उठता है कि जियो पॉलिटिकल तनाजुर में अगर ईरान पर हमला होता है तो बाकी ममालिक क्या करेंगे, ये एक देखने वाली बात है। इस वक्त रशिया, चाइना, इवन यूनाइटेड स्टेट्स की ये कोशिश है कि इलेक्शन से पहले, नवंबर 4 से पहले, किसी सूरत में भी ये इससे ज़्यादा एस्केलेट ना हो। जितना इजराइल मार रहा है लोगों को, उसी हद तक महदूद रहे, लबनान और फ़लस्तीन तक, इस तरफ ईरान की तरफ ना आए। लेकिन इलेक्शन के बाद अभी इजराइल की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से वो अमेरिका को अपने साथ यानी कि ड्रैग कर ले, क्योंकि अमेरिका के सदर ने कहा हुआ है कि हम चाहे हो जाए ईरान की दफा के लिए हम बिल्कुल आ जाएंगे। कमला हैरिस ने कहा कि हम हर लिहाज से मैं साथ दे दूंगी इजराइल का। इस वक्त कंपटीशन है ट्रंप में, डेमोक्रेट्स में और रिपब्लिकन में कि कौन ज्यादा बढ़ के इजराइल का साथ देता है। और जब मैं इस पॉइंट पर हूं तो ये वाजह करता चलूं कि जिस तरीके से ताने बाने बुने हुए हैं इजरायली लॉबी के, जिसको एपैक कहते हैं अमेरिका में, इस पर एक किताब भी है, वो जिस तरीके से ताने बाने बुने हुए हैं, तो अमेरिकन कांग्रेस यानी उनकी असेंबली, अमेरिकन गवर्नमेंट यानी कि उनके स्टेट डिपार्टमेंट, उनका ट्रेजरी डिपार्टमेंट और मीडिया, ये सारे के सारे इतने ज्यादा ताने बाने में इजरायली लॉबी के बुने हुए हैं, जिस तरह इजराइल चाहेगा वो करता जाएगा। जी ठीक है, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील हमारे साथ थे और इस सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे।